हेलो क्लास। मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो विषय करने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति, या इसको वाचन कौशल भी बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास किस तरह से किया जा सकता है, इसके शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, और मौखिक अभिव्यक्ति जो कौशल है इसमें क्या क्या दोष आ सकते हैं, किन किन दोषों की वजह से बच्चे को मौखिक अभिव्यक्ति में समस्या आ सकती है, और उस समस्या को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अलग अलग इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव प्रधानता अपनी अनुभूतियों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति मौखिक भाषा में ही करता है। कि जो भी मन में विचार होते हैं, जो भी उसके भाव होते हैं, जो भी उसके मन की दशा होती है, तो इन सब को जो मनुष्य है अभिव्यक्ति कौशल या वाचन कौशल के माध्यम से ही व्यक्त करता है। लिखित भाषा तो गौण तथा उसकी प्रतिनिधि मात्र है। कि जो लिखित भाषा है वो मौखिक भाषा की प्रतिनिधि मात्र है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति का साधन साधारणतः उच्चारित भाषा ही होती है, और मौखिक भाषा तो उसकी एक परछाई मात्र है, एक प्रतिनिधि मात्र है। और वास्तव में जो हमारी अपनी अभिव्यक्ति जो होती है, भावों की अभिव्यक्ति जो होती है, वो उच्चारित भाषा में होती है, मौखिक भाषा में होती है। आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतनी ही आवश्यक और अनिवार्य है जितना कि स्वयं हमारा जीवन। कि अगर अपने जीवन में अगर हम देखते हैं कि अगर हम बोल ना सकते, अगर हम हमारा वाचन कौशल नहीं होता, हमसे बोला नहीं जाता, अगर हम आप एक कह सकते हैं कि जो एक गूंगा होता है जो बोल नहीं सकता, अगर वैसी हमारी हालत होती तो हमारा जीवन कैसा होता। हम किसी से बोल नहीं सकते, अपनी बात नहीं बता सकते, बाहर जाते तो कोई हमारा जो मित्र भी नहीं बनता, हर कोई हमें एक बेचारे की नज़र से देखता। तो कितना ही जीवन हमारा अधूरा रहता। तो आधुनिक जनतांत्रिक युग में जीवन की सफलता के लिए मौखिक भाव प्रकाशन या वाणी उतनी ही आवश्यक और अनिवार्य है जितना कि हमारा जीवन। कि क्योंकि जीवन का जो हम हर कार्य देखते हैं घर के अंदर बाहर, तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति कौशल बहुत ज़रूरी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को प्रतिपल मौखिक आत्मा अभिव्यक्ति की शरण लेनी पड़ती है। अब इसका महत्व देखते हैं, इसके क्या क्या महत्व हैं। मौखिक भाषा ही अभिव्यक्ति का सहज व सरलतम माध्यम है, तथा भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। कि हमारी जो भाषाई शिक्षा होती है वो मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। विद्यालय में जाते हैं तो हम देखते हैं शिक्षक से जो हमारी वार्तालाप होती है बोल कर ही होती है। तो हमारी जो भाषा की जो शिक्षा है वो मौखिक भाषा से ही प्रारंभ होती है। और हम पुराने उदाहरण देखें तो चाहे वैदिक समय था, फिर बुद्धिस्ट समय आया, और आगे आने वाले समय में जो शिक्षा का माध्यम ही मौखिक भाषा हुआ करती थी। तो मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास के अवसर बराबर मिलते रहते हैं। कि मौखिक अभिव्यक्ति में जब छोटे होते हैं ना तो बच्चे बोलते हैं, तोतलाते हैं, तो धीरे धीरे बोलते रहते हैं, गलती करते हैं, अनुकरण करते हैं, अभ्यास करते हैं और उसको सुधार करते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति में अनुकरण और अभ्यास हमेशा चलते रहते हैं। हम धीरे धीरे बोलते समय हम बहुत गलतियाँ करते हैं, लेकिन अनुकरण और अभ्यास के द्वारा हम उसको सही कर लेते हैं। मौखिक भाषा का कुशल प्रयोग करके व्यक्ति सबको अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। लोकप्रिय नेताओं के भाषण इसी बात का प्रमाण है। कि हम देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी भाषा में बहुत अच्छी लगती है, हम उनको सुनना चाहते हैं, तो उनकी बोलने का तरीका हमें बहुत अच्छा लगता है। तो मौखिक भाषा का कुशल प्रयोग करके ही व्यक्ति सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। कई बार सामने जो बोलने वाले का तरीका भी, उनकी जो भाषा है बोलने का तरीका, उसको हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है। इसलिए देखते हैं जो लोकप्रिय नेता होते हैं, जो
व्यक्ति होते हैं इस तरह से, तो उनका जो बोलने का तरीका ऐसा होता है कि वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी थे, इन सब के बोलने का तरीका इतना अच्छा है कि ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। और हम अगर सुपरस्टार की बात करें तो अमिताभ बच्चन को भी देखते हैं, इनका बोलने का तरीका कितना ही अच्छा है। मौखिक भाषा के द्वारा विचारों के आदान प्रदान से नई नई जानकारियाँ मिलती हैं कि अक्सर मौखिक भाषा में दो लोग जब बात करते हैं तो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हमें नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करता है, कि जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं बोलचाल के माध्यम से ही ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। हम देखते हैं अक्सर समाचार में भी देखते हैं, और सामने न्यूज़ एंकर बोलता है तो उसकी जो बोलता है तो कई बार हम बोलचाल के माध्यम से भी, कई बार हम एक अगर अनपढ़ व्यक्ति किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करे, बच्चा शिक्षक से बात करे, तो इस तरह से बोलचाल के माध्यम से भी अशिक्षित व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान अर्जित कर लेता है। ज्ञान अर्जन में सहायक होती है मौखिक अभिव्यक्ति। इसके द्वारा हमें देश दुनिया की ज्ञान प्राप्त होता है। अक्सर आप देखते हो डिस्कवरी चैनल भी आप देखते हैं टीवी में, समाचार भी देखते हैं, तो उसमें क्या है कि मौखिक भाषा जो है ये ज्ञान प्राप्ति का एक मुख्य साधन है। हम अपने अगर पूर्वजों को देखें तो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बात करके, विचारों का आदान प्रदान करके वो ज्ञान अर्जित करते थे, और उनमें काफ़ी है कि चीज़ों की समझ होती थी, अपने समाज को लेकर जागरूक होते थे। रोज़मर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, कि हमारे रोज़मर्रा के कार्य हैं, हम चाहे घर में हम सबसे वार्तालाप पे बाहर निकलते हैं तो हम दूसरों से बात करते हैं, मेट्रो में जाते हैं अगर टिकट लेनी है तब भी बोल के करोगे, मार्केट में सामान लेना है तब भी आप बोल के करोगे, विद्यालय में जाओगे, कहीं ऑफिस में जाओगे, तो हर जगह बोलचाल की भाषा की ज़रूरत पड़ती है। सामाजिक संबंधों के सुदृढ़ बनाने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है, कि सामाजिक संबंध भी हमारे मौखिक भाषा पर निर्भर करते हैं। अगर हमारी बोलने का तरीका अच्छा है तो हमारे सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं, लेकिन हमारे बोलने का तरीका अच्छा नहीं है तो जो संबंध भी हमेशा ख़राब होते हैं। तो अब अक्सर अपने आसपास के ऐसे लोगों को आप देखिए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबके साथ मिल के रहते हैं क्योंकि उनकी भाषा अच्छी होती है, सबको अच्छे से सबसे बात करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी भाषा अच्छी नहीं होती, वो हमेशा सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी तरह बस में भी चढ़ो तो देखो कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, उनकी भाषा ही ऐसी होती है। तो सामाजिक जो संबंध होते हैं उनको मजबूत बनाने में मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। व्यवसाय में सहायक होती है मौखिक भाषा, अध्ययन प्रक्रिया में सहायक होती है। फिर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य क्या हैं? बालकों का उच्चारण शुद्ध एवं परिमार्जित करना, कि उच्चारण को शुद्ध करना, और परिमार्जित अगर उसमें कुछ कमी है बोलने में तो उसको ठीक करना। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति के साथ बोलना सिखाना। तो उचित स्वर, उचित गति मतलब ना तेज़ रेलगाड़ी की तरफ भागें और ना ही बिल्कुल बैलगाड़ी की तरह धीमे से चलें, तो एक गति उचित होनी चाहिए कि ना बहुत धीमा ना बहुत तेज़। विद्यार्थियों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। विद्यार्थियों को व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करना सिखाना। विद्यार्थियों को सरल एवं मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करना तथा बोलने में विराम चिन्हों का ध्यान रखना सिखाना, कि सरल भाषा प्रयोग करें, मुहावरेदार भाषा प्रयोग करें और विराम चिन्हों का ध्यान रखें बोलते हुए। विषयानुकूल एवं प्रसंगानुकूल शैली का प्रयोग करना सिखाना, कि विषय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार, अगर हमें बच्चों को सिखाना कि विषय के अनुसार, प्रसंग के अनुसार किस तरह से बात करनी है, कि सामने किस तरह का माहौल है। और अगर प्रसंग के अनुसार, जैसे मान लो कोई दोस्त बहुत दिन बाद मिलता है तो हम उसको कहते हैं आज तुम तो ईद का चांद हो गए, मतलब इसका मतलब कि बहुत समय बाद मिला। तो इस तरह से प्रसंग अनुकूल शैली का प्रयोग करना, और विषय अनुसार कि आसपास समाज में जहाँ पे जो विषय है, जिस विषय को लेके बात करें तो उस विषय के अनुसार बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति सिखाना, कि विषय के अनुसार और प्रसंगानुकूल अपने मौखिक भाषा का प्रयोग करें। विद्यार्थियों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना। विद्यार्थियों को धारा प्रवाह,
प्रभाव उत्पादक वाणी में बोलना सिखाना। तो धारा प्रवाह मतलब हम जैसे इंग्लिश में नहीं कहते फ्लुएंस, कि एक प्रवाह में बोलना। और प्रभाव उत्पादक का मतलब है कि आपकी भाषा ऐसी हो कि सामने वाले पर प्रभाव डाले, सामने वाला आपकी बात को सुने। एक अच्छे वक्ता के गुण क्या होने चाहिए? स्वाभाविकता होना चाहिए, कि जो बोलता है वो अपने स्वभाव के अनुसार बोले। हम अक्सर नहीं देखते कि जो आजकल चापलूसी बहुत होती है, तो इस तरह की कोई बनावटी भाषा ना हो, कोई चापलूसी ना हो। आपका जो अपना व्यवहार है, आप उसको, आपकी भाषा में वो व्यवहार प्रकट होना चाहिए। चापलूसी और चमचागिरी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना। तो स्वाभाविकता, जो आपके स्वभाव है उसके अनुसार भाषा का प्रयोग करना। स्पष्टता, आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। शुद्धता, शुद्ध होनी चाहिए। बोधगम्य, सरल और सुबोध होनी चाहिए कि सामने वाला उसको आसानी से समझ सके। सर्वमान्य भाषा, सर्वमान्य भाषा का मतलब है कि हमें उस भाषा में बात करनी जिस भाषा में सामने जो एक जनता है उसको समझ सके। अगर मान लो आपकी कक्षा में ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं हिंदी भाषा को समझने वाले हैं, तो हमें हिंदी भाषा में बात करनी है। तो सर्वमान्य का भाषा का मतलब जो जिस जनता से जिन समूह से आप बात करते हो, तो उनमें ज़्यादातर लोग किस भाषा को जानते हैं, समझते हैं, तो आपको उनसे उसी भाषा में बात करनी है। शिष्टता, मधुरता की भाषा में शिष्टता होनी चाहिए, एक सम्मान होना चाहिए। हमें एक शिष्टता दिखानी चाहिए अपनी भाषा में, जैसे आप, तुम, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना। मधुरता होनी चाहिए कि आपकी भाषा ऐसी ना हो कि किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाए, तो मधुरता होनी चाहिए। प्रवाहमयता, तो प्रवाहमयता का मतलब है कि एक प्रवाह में आपकी भाषा होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट ना हो। आप बोलें तो एक प्रवाह में बोलें, तो प्रवाहमयता होनी चाहिए। अवसर अनुकूल, अवसर के अनुकूल भाषा का प्रयोग हमें करना चाहिए कि किस अवसर पर हंसी का अवसर है, दुख का अवसर है, तो जो भी अवसर है उस हिसाब से हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। फिर हम देखते हैं शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। वार्तालाप विधि, सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर, कहानी सुनना और सुनाना, चित्र वर्णन। तो अक्सर कई बार होता है ना कि कक्षाओं में बच्चों के सामने चित्र, श्याम पट्ट पर चित्र बना दिया जाता है, या प्रोजेक्टर, पावर पॉइंट में भी उनको चित्र दिखाया जाता है और बच्चों से कहा जाता है कि लो तुम इस चित्र की व्याख्या करो। अक्सर आपने देखा होगा कि संस्कृत में, हिंदी में भी जब ये चित्र बने होते थे, मेले का चित्र होता था, तो बच्चों से कहा जाता था कि तुम इन चित्रों की व्याख्या करो। तो चित्र वर्णन, कि बच्चा चित्र को देखेगा और फिर बोलने की कोशिश करेगा, तो उससे उसके मौखिक कौशल का विकास होगा। अंत्याक्षरी, इसके अलावा कविता सुनना व सुनाना, वाद विवाद, भाषण, नाटक प्रयोग। तो हम देखते हैं अक्सर जो बच्चे नाटक से, थिएटर से जुड़े होते हैं, रंगमंच से जुड़े होते हैं, उनके बोलने का तरीका कितना अच्छा होता है। तो नाटक प्रयोग। स्वतंत्र आत्म प्रकाशन, स्वतंत्र आत्म प्रकाशन को हम स्वतंत्र आत्म अभिव्यक्ति भी बोल सकते हैं, कि अपने विचारों को स्वतंत्र तरीके से सामने वाले को बोलकर प्रकट करना। संवाद विधि, दो या दो से अधिक लोगों में जब बात होती है तो उसको संवाद कहते हैं। तो अक्सर एक बहुत प्रसिद्ध जो किस्सा है महाभारत में, कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद। तो इस तरह का जो संवाद है, दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली जो बातचीत है, उसको हम संवाद कहते हैं। अब मौखिक अभिव्यक्ति योग्यता का विकास, शुद्ध उच्चारण। बच्चों को, शिक्षक का ये कर्तव्य है, कि जिम्मेदारी है कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण करवाएं। गति, कि उच्चारण करते समय गति होनी चाहिए, ना बैलगाड़ी की तरह धीमा, ना रेलगाड़ी की तरह बहुत तेज़। एक सामान्य गति में बच्चा अपनी बातों को बोले। और यति का मतलब है ठहराव, कि बोलने का मतलब ये नहीं कि बोलते चले जाना, बीच में ठहराव के साथ बोलना, ठहरना, फिर बोलना, ताकि अपनी बात को सही से बोल सकें और सामने वाला भी आपकी बात को सुन सके। तो यति का मतलब ठहराव। बलाघात, बोलते समय हम देखते हैं कि जो भी हम वाक्य बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, उसमें बीच बीच में किसी पर ज़्यादा बल पड़ता है, किसी पे कम। अगर जैसे मैं बोलता हूँ आम, तो आप आम, आ और म का दोनों का एक जैसा उच्चारण नहीं कर सकते। आम में आ को आप ज़्यादा करते हो और म का कम, तो आ पर ज़्यादा बल पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि दाम,
तो इसमें किस पर ज़्यादा बल पड़ रहा है? दा पे। अगर हम ऐसा नहीं बोल सकते, अगर दोनों पे एक ही बल डाल के बोलोगे तो आप बोलोगे दाम, तो ये गलत हो जाएगा। तो जब हम बोलते समय अक्षरों पर, शब्दों पर जो बल है एक जैसा नहीं होता, किसी पे ज़्यादा होता है, किसी पे कम होता है। तो इस तरह से जो बल पड़ता है वाक्यों पर, शब्दों पर, अक्षरों पर, उसे हम कहते हैं बलाघात। जैसे अगर मैं एक वाक्य बोलूँ, मुझे तो एक जेब वाली कमीज चाहिए, तो अब इसमें ज़्यादा बल किस पर पड़ रहा है कि एक जेब। तो एक जेब वाली कमीज चाहिए, लेकिन कौन सी कमीज? एक जेब वाली कमीज चाहिए। तो इस तरह से अक्षरों पर, शब्दों पर जो पढ़ने वाले बल को हम कहते हैं बलाघात। तो हम कोई भी वाक्य बोलें, कोई भी हम शब्द बोलें, तो सभी का उच्चारण एक जैसा नहीं होता, किसी पे कम बल पड़ता है, किसी पर ज़्यादा। और अनुतान, आरोह, अवरोह जिसको कहते हैं, अक्सर हम जब कविता का उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं कि कविता में हम अक्सर जो भी होता है कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे जनगण मन कहते हैं, जन गण मन जब भी हम कोई भी कविता बोलते हैं कि बुंदेले हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, तो झांसी वाली रानी थी। तो मतलब आरोह अवरोह की एक लय में नहीं चलती कविता, कभी आरोह, कभी स्वर ऊंचे होते हैं तो कभी अवरोह नीचे होते हैं। तो इस तरह से जो स्वरों में उतार चढ़ाव आता है उसको आरोह अवरोह कहते हैं। हाव भाव, कि हाव भाव के साथ हमें मौखिक अभिव्यक्ति में ज़रूरी है कि हाव भाव का इस्तेमाल करें, चाहे हमारे चेहरे का एक भाव हो गया, चाहे हमारे हाथ हो गए। तो इस तरह के हाव भाव अगर के का प्रयोग करके हम बोलें तो हमारी भाषा बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। अब मौखिक अभिव्यक्ति के जो दोष हैं क्या है? ऐतिहासिक हैं। तो हमने देखा कि हमारे इतिहास देखें तो पहले हम देखते हैं मध्य एशिया से लोग आए, मुग़ल साम्राज्य स्थापित हुआ, उससे पहले दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ। तो वो अपनी भाषा फ़ारसी, अरबी लेके आए, फिर अंग्रेज़ आए तो अपनी भाषा अंग्रेज़ी लेके आए। तो इससे क्या हुआ, हमारे जो हिंदी भाषा था, इसके शब्दों में अलग अलग भाषा मिलती गई। और आज जो हम हिंदी बोलते हैं वो शुद्ध हिंदी है ही नहीं, उसमें अरबी भी मिली है, उर्दू भी मिली है, फ़ारसी भी मिली है, तो इंग्लिश भी मिली है। तो इस तरह से क्या है कि इस ऐतिहासिक कारण जिसकी वजह से हिंदी की खिचड़ी बन चुकी है। और आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, भाषा बोलते समय उस खिचड़ी को हम खाते जा रहे हैं। हमें ही नहीं पता कि हिंदी में जो बोल रहे हैं कौन से सब हिंदी के हैं, कौन से उर्दू के हैं, कौन से इंग्लिश के हैं। हम जैसा है हमें आसान लगता है हम बोलते रहते हैं। तो कई बार इस वजह से भी ऐतिहासिक जो कारण रहा है कि अलग अलग समय पे अलग अलग भाषा आके मिल गई है हिंदी में। तो इससे क्या हुआ कि खिचड़ी बन गई है। और कई बार इसकी वजह से भी इस तरह का जो दोष होता है मौखिक अभिव्यक्ति में कि हम हिंदी के सही शब्दों का ही प्रयोग नहीं कर पाते। प्रांतीयता का प्रभाव तो हम अक्सर देखते हैं कि जो अलग अलग प्रांत हैं, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, बंगाल है, तो उन पर भी उनकी जो अपनी जो मातृभाषा है, जैसे हिंदी है, तो हिंदी भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से बोली जाती है। तो हमारे बोलने के तरीके पर प्रांतीयता का प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो मैं अगर बोलता हूँ दूध बोलता हूँ, लेकिन यही अगर कोई पंजाब में बोलेगा तो वहाँ पे बोलेगा दूध। तो अब क्या है कि उच्चारण जो है वो गलत हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ डंडा, लेकिन आप बिहार में जाओगे तो वहाँ पे डंडा बोलते हैं। तो वो उच्चारण तो कई बार उच्चारण पे, जैसे मैं बोलता हूँ पानी, हिंदी में पानी, लेकिन हरियाणा में बोलते हैं पानी। तो एक प्रांतीयता का प्रभाव की वजह से भी मौखिक अभिव्यक्ति में दोष आ सकता है। अध्यापकों की अपात्रता, कई बार अध्यापक खुद भी गलत उच्चारण करते हैं, या कई बार बच्चा अगर गलत उच्चारण करता है तो उसको उच्चारण को ठीक करते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते उन पर। तो अध्यापकों की अपात्रता भी हो सकती है। शिक्षा का विस्तार और असावधानी, हम देख रहे हैं जिस तरह से शिक्षा का विस्तार हो रहा है, रोज़ाना हज़ारों किताबें छप रही हैं। तो अक्सर उन किताबों में भी देखते हैं कि हिंदी की अगर पुस्तक है तो उसमें भी सिर्फ हिंदी नहीं, उसमें भी अलग अलग इंग्लिश के भी शब्दों को मिला देंगे। उर्दू, फ़ारसी, गुजराती, बंगाली, हर शब्दों को हिंदी में ही उसमें मिला दी जाती है। तो शिक्षा का जो विस्तार बहुत अच्छी बात है, लेकिन असावधानी बरती जा रही है किताबों में, जो हिंदी को बिल्कुल एक गलत रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, अलग अलग एक मिलावटी रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो मिलावटी चीज़ कभी भी सेहत के लिए लाभदायक नहीं होती। तो चाहे भाषा हो गई, चाहे खाना हो गया। तो इस तरह से शिक्षा का अत्यधिक विस्तार, जब नई नई पुस्तकों का प्रकाशन हो रहा है तो उसमें भाषा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
सामाजिक परिवेश तो हमारे आसपास का सामाजिक परिवेश है। घर में आपको सिखाते हैं कि आप बोलो, तुम बोलो, विद्यालय में भी सिखाते हैं, लेकिन अब समाज में जाओगे तो ओए इधर आ, अरे इधर आ, अबे इधर आ, ओए इधर आ। तो इस तरह के जो सामाजिक परिवेश है उसका भी आपके बोलने के तरीके पर प्रभाव पड़ता है। अरे वह, ओ वे, ए इधर आ, क्या कर रहा है बे। तो इस तरह बे, ओए, तो इस तरह के जो शब्द हैं सामाजिक परिवेश से जो है, इसका भी, इससे भी आपका उच्चारण दोष के कारण हो सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक कारण कि कई बार हमारा जो डर जो है, भय है, आतंक है, इन कारणों की वजह से भी हमारे बोलने में हम ठीक से नहीं बोल पाते। तो इन कारणों की वजह से भी हो सकता है। शारीरिक कारण आपके जो शारीरिक कारण कि आपके जो वाचन यंत्र हैं, जो बोलने का अगर हम कहते हैं अव्यय है, जीभ है या गला है, अगर इसमें किसी तरह की कोई खराबी है तब भी आप सही से नहीं बोल सकते। आलस्य, कई बार आलस की वजह से भी हम हिंदी को ठीक से तरह से नहीं बोलते। आलस की वजह से, जैसे एक दूसरा उदाहरण है, इंग्लिश है तो इंग्लिश में ओ माई गॉड होता है, तो आजकल सब कहते हैं ओ एम जी, कि इतना कौन बोले। तो इसलिए हिंदी में ही हम देखते हैं इधर आ, एक शब्द है इधर आओ, तो कहते हैं इधर आओ, ठीक है। तो अब आलस की वजह से, कई बार आलस की वजह से हिंदी बोलते समय हमें इंग्लिश शब्द का बहुत अच्छे लगते हैं, तो इंग्लिश बोलने में थोड़ी आसानी होती है, तो हिंदी के साथ हम इंग्लिश को भी मिला लेते हैं। हम आप हिंदी भाषा के शिक्षक हो तो आप माफ़ करने की जगह सॉरी। तो हम आलस के कारण भी हिंदी के शब्दों का हम प्रयोग करने से बचते हैं, और जो शब्द चाहे इंग्लिश का है चाहे कोई भी आए, हम उसी शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो एक हिंदी शिक्षक होने के नाते इस तरह का आलस ठीक नहीं है। आप हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, तो इस तरह का आलस ठीक नहीं है। तो ये आलस से भी व्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति के दोष का कारण होता है। वक्ता द्वारा असावधानी, कई बार बोलने वाला भी बिना सावधानी के जल्दी जल्दी बोलता जाता है, तो उसके बोलने के तरीके में भी शब्दों का सही गलत उच्चारण करने लगता है। अब इसको दूर करने के उपाय किस तरह से, तो बच्चों की त्रुटियों को ठीक कराने के लिए स्वर यंत्रों को साधा जाए। तो इस तरह के भाषा के जो प्रयोगशालाएं होती हैं, जो यंत्र होते हैं, तो उन यंत्रों के माध्यम से भी बच्चों का जो बोलने का जो उच्चारण है उसको ठीक किया जा सकता है। यदि प्राकृतिक कारणों से बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता, तो उसके माता पिता को सूचित करना चाहिए एवं डॉक्टर से उचित चिकित्सा करवानी चाहिए। शिक्षक स्वयं बोलने का दृष्टांत पेश करें, मतलब उदाहरण दें जिसमें तेजी शीघ्रता व क्रोध ना हो। तो शिक्षक सही से बोलेगा तो बच्चा भी सही से बोलेगा। बालकों में किसी प्रकार का संकोच ना आने पाए बोलते समय। बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, जिससे उनमें धीरे धीरे साहस व स्वावलंबन का विकास हो। कई बार बच्चा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हकलाने लगता है और अशुभ उच्चारण की आदत पड़ जाती है, तो अतः बच्चे के मन से भय झिझक की भावना निकालकर अभ्यास द्वारा ये कठिनाई दूर की जा सकती है। भाषा क्षेत्रीयता, प्रांतीयता व व्याकरण दोषों से रहित हो। अगर इस तरह के दोष भी हो तो शिक्षक का काम है उन दोषों को दूर करने का प्रयास करें। बोलते समय सस्वरता व भावानुसार वाणी के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, किस तरह से उनका विकास किया जा सकता है, और शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, मौखिक दोष के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपने कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।